आज हम आईसीटी के बारे में कंप्लीट बात करेंगे। थ्योरेटिकल हर एक चीज को पकड़ के रखेंगे जो यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जून सेशन में आने की पूरी संभावना है और जीवन मेलोडी मेलोडी हो जाएगा जैसे ही आप इस मैराथन को देखोगे आईसीटी के। और ये जो सिलेबस है, सबसे पहले आपको जो जून सेशन के लिए आईसीटी का जो सिलेबस है आपका पेपर 1 का, वो मैं बात करूं तो देखिए ये यूनिट नंबर 8 है, आपको पता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, आईसीटी जनरल एब्रीवेशन एंड टर्मिनोलॉजी, यानी कि सामान्य जो संक्षिप्तियां और शब्दावली का पहला टॉपिक है। उसके बाद है आपको बेसिक ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि ईमेल, सर्वे दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की जो मूलभूत बातें हैं वो दिया हुआ है। और डिजिटल इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए हैं, हायर एजुकेशन में कौन कौन सी स्कीम्स हैं उसके बारे में बात की गई है। फिर आईसीटी एंड गवर्नेंस के बारे में बात की गई है। तो अगर आप ये सिलेबस देखते हो ना, तो आपको ये सिलेबस बड़ा ऐसा लगता है बिल्कुल एकदम बढ़िया से छोटा सा सिलेबस है ना, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारी गहरी बातें हैं। तो मैं आपको बताऊं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, बी कॉन्सेंट्रेट, और आपका नेट है ना बड़ा जबरदस्त हो जाएगा इसमें, है ना। ये सब बाद में बात करूंगा। देखिए यहां से चलना है आपको, जो आईटी एक्ट है वहां से चलना है, आईटी एक्ट के अमेंडमेंट से चलना है जहां क्वेश्चन भी आया है। आईसीटी और आईटी के डिफरेंस से बात करनी है, ठीक है। उसके बाद पूरा डिफरेंस अच्छे से समझना है, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया है वो हमें बात करनी है। उसके बाद हमें बेसिकली जो स्टेटमेंट आईटी और आईसीटी के स्टेटमेंट को बिल्कुल क्लियर करते हुए फिर सिंक्रोनस मीडिया और एसिंक्रोनस मीडिया के बारे में बहुत सारी बातें करनी है जो यहां से क्वेश्चन आता है। फिर कंप्यूटर में इनपुट से लेके, जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल यूनिट, एएलयू, मेमोरी जो रैम और रोम के बारे में बात करेंगे, मदरबोर्ड, बूटिंग के बारे में, कंप्यूटर वायरस जो मालिशियस सॉफ्टवेयर या मालवेयर है उसके बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर उसके बारे में बातें होंगी, है ना। जैसे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स जो हर बार पूछे जाते हैं यहाँ बातें होंगी, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पूरा का पूरा। उसके बाद में बेसिकली जो हम सीसी, बीसी, कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCCO2 की बात करते हैं ईमेल में, वहां से क्वेश्चन बड़ा शानदार आता है। उस कंसेप्ट को क्वेश्चन के साथ क्लियर करेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट। उसके बाद सीपीयू जो ब्रेन है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके बारे में पूरी की पूरी बात करेंगे कि क्या क्या काम करता है ना, फैचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूट क्या कैसे होती है चीजें। उसके बाद बेसिकली हम इससे रिलेटेड जो मेमोरी जो सीपीयू के पास होता है, स्पीड और स्टोरेज के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे कि रजिस्टर मेमोरी, कैसे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या रैम और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ मेमोरी को हम क्लासिफाई करेंगे, रैम और रोम को, है ना, और इसके क्लासिफिकेशन को बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जो यूनिट्स हैं उसके एब्रीविएशन और स्टोरेज को, हायरार्किकल ऑर्डर पूछा जाता है, यानी कि किसका स्टोरेज ज्यादा होता है, किसका कम होता है, ये हम बात करेंगे। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बात करेंगे, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्सट्रानेट, वीपीएन नेटवर्क, लैन, वैन, मैन, सैन, पैन, कैन, सब बातें होंगी। उसके बाद आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में बातें होंगी, है ना। उसके बाद जो वेब ब्राउजर है और सर्च इंजन है उसमें क्या डिफरेंस होता है, कौन कौन से एग्जांपल है जो हर बार क्वेश्चन आता है, ये बातें होंगी। उसके बाद हम बात करेंगे यूआरएल के बारे में, यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल है, क्या सब डोमेन है, क्या डोमेन नोम है और टॉप लेवल डोमेन क्या है, ये बात होगी। उसके बाद जो फाइल एक्सटेंशन है, ऑडियो फाइल के, इमेज, ये हर बार क्वेश्चन आ रहा है, वीडियो फाइल, वर्ड प्रोसेसर के लिए आएगा। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में बात करेंगे, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग के बारे में बातें होंगी, ठीक है। मालवेयर या मालिशियस सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी की पूरी बातें होंगी। और स्टोरेज, हार्ड डिस्क ड्राइव है, एसएसडी है, ब्लू रे ड्राइव है, उसके बारे में। फिर जो नंबर सिस्टम है, बाइनरी है ना, बाइनरी नंबर है, ऑक्टल नंबर है, डेसिमल नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर है, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्जन होता है, ये सारी बातें मैक्सिमम होने वाली है। तो बहुत आराम से सारी चीजों को सुनना है इस मैराथन में, ठीक है। तो सिलेबस हमने जून सेशन के लिए बात कर ली है कि ये सिलेबस है। और अब बात करते हैं, और ये जो अपना कोर्स शुरू हुआ है इस जून सेशन के लिए, पेपर 1 का भी है, पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस का, अपनी वेबसाइट और ऐप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं जून सेशन के लिए। पीवाईक्यूज, थ्योरी सब बैच ओपन है। अब बात करेंगे, टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईटी एक्ट। यहां से मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, फैक्ट से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आईटी एक्ट 2000 सर्व एज इंडियाज प्रीमियर साइकिल लॉ गवर्निंग ऑल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, डिजिटल रिकॉर्ड एंड डिजिटल एविडेंस, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 भारत का प्रमुख साइबर कानून है जो सभी इलेक्ट्रॉनिक लेन देन, डिजिटल रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्यों को नियंत्रित करता है। इसमें ये जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 9 जून 2002 को इनएक्ट में आया
और फोर्स में आया 17 अक्टूबर 2000 को। ये आपको ईयर याद रखना है, ठीक है। ये आईटी एक्ट की बात कर रहा हूं। उसके बाद अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ है, और इससे क्वेश्चन आया है आपके नेट के एग्जाम में, पीवाईक्यू में दिखाऊंगा आपको। ये नोट क्या है, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 केम इनटू फोर्स इन इंडिया ऑन 27 अक्टूबर 2009। यानी कि जो आईटी एक्ट है, जो हम 2000 की बात करें, अमेंडमेंट हुआ 2008 में, और वो फोर्स में आया 27 अक्टूबर 2009 को। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्वेश्चन पूछा गया सूचना एवं प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008, जिसका उद्देश्य है साइबर अपराध से निपटने हेतु बनाई गई विधियों को सशक्त बनाना था, भारत में कब परिवर्तन में आया, यानी कि ये अमेंडमेंट कब हुआ ये पूछा गया, और कब ये इनेक्टेड में हुआ, तो 27 अक्टूबर 2009। ये पीवाईक्यू है, आपसे पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, जैसे आईसीटी और आईटी के बारे में बात करें, तो यहां से स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता है कि विच वन इज द ब्रॉड टर्म, ब्रॉड टर्म कौन सा है। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार हम एक्सचेंज में भी यूज कर लेते हैं, हमें सेम सा लगता है, ऐसा नहीं है। आईसीटी जो है वो ब्रॉड टर्म है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज ब्रॉड टर्म, और यूं कह सकते हैं कि आईटी है वो एक्चुअली सबसेट है इनसाइड द लार्जर अम्ब्रेला ऑफ आईसीटी। यानी कि ये आईसीटी है ना, तो ये आईटी है, यूं मानिए, ठीक है। यानी कि आईटी इज द सबसेट ऑफ आईसीटी। आईसीटी है वो ब्रॉड है, ये स्टेटमेंट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब इस बात को समझिए, जो आईसीटी है ना, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ कम्युनिकेशन भी है ना। देखो, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईटी में सिर्फ क्या है, बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही है सिर्फ, है ना। जैसे यूं मान लीजिए कोई गाड़ी है, कोई कार है, उसका जो इंजन है ना, बेसिकली इंजन तो आईटी है, ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो आईसीटी है, यूं मानिए, अम्ब्रेला टर्म है आईसीटी, ठीक है। इसमें मैं और एक क्लासिफाई कर देता हूं चीजों को, फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे अगर आईटी की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फोकस ऑन मैनेजिंग डाटा, है ना, ये किस पे फोकस करता है, डेटा को मैनेज करने में विद ए स्पेसिफिक नेटवर्क। इट डील्स विद कंप्यूटर्स, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्किंग हार्डवेयर, मोस्टली इनसाइड ए बिजनेस और कॉर्पोरेट सेटिंग। बिल्कुल आराम से समझिए क्या कह रहा है, इसका जो आईटी है, इसका पूरा ध्यान केवल डेटा, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और ऑफिस नेटवर्क को संभालने पर होता है। यह मुख्य रूप से कॉर्पोरेट या बिजनेस में काम आता है। अगर मैं आईसीटी की बात करूं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करूं, तो एक्सपेंड ऑन आईटी बाय इंक्लूडिंग ऑल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इज मर्ज ट्रेडिशनल आईटी विद टेलीकम्युनिकेशंस, ब्रॉडकास्टिंग, ऑडियो विजुअल प्रोसेसिंग एंड वायरलेस नेटवर्क्स। यानी कि यहां आईटी के दायरे को और बढ़ा देता है आईसीटी। बेसिकली इसमें कंप्यूटर के साथ साथ सभी संचार माध्यम सब कुछ आ जाता है। जैसे हमने बात की कि ट्रांसपोर्ट पूरा, जैसे मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट और सैटेलाइट भी शामिल हो जाते हैं, ठीक है, ये आईसीटी के अंदर है। और अच्छे से चीजों को समझ के फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे। आईटी क्या है, कॉर्पोरेट कंप्यूटर नेटवर्क, आईटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद बिजनेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये आईटी में इंक्लूड है। सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम, ये आईटी में आएगा। अगर हम आईसीटी की बात करें, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, तो एवरीथिंग इन द आईटी लिस्ट, यानी कि उसमें वो तो चीज आएगी ही आएगी आईसीटी के अंदर जो आईटी लिस्ट में है, वो तो सारी की सारी इधर आएगी। उसके बाद मोबाइल फोन नेटवर्क, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, टेलीविजन एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि आईओटी, स्मार्ट डिवाइसेस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड डिजिटल मीडिया, ऑल आर इन द आईसीटी। तो आईसीटी अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि दिस इज द ब्रॉड टर्म, और आईटी एक सबसेट है आईसीटी का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, आपको हिंदी में पढ़ना इधर पढ़िए, इंग्लिश में पढ़ना इधर पढ़िए, बिल्कुल रिलैक्स होके। आईसीटी का ये क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आईसीटी इज कंसिडर्ड ए सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या अभी हमने पढ़ा, आप बताइए आईसीटी आईटी का सबसेट है या आईटी आईसीटी का सबसेट है? तो आईटी आईसीटी का सबसेट है, जबकि ये स्टेटमेंट कह रहा है कि आईसीटी सबसेट है, तो ये गलत हो गया। देखो सीधा सीधा लिख रखा है ना कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को सूचना प्रौद्योगिकी का उस पर माना जाता है, गलत है, आईटी को माना जाता है, ठीक है। और आगे पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है द राइट ऑफ यूज ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज कॉपीराइट, यानी कि किसी सॉफ्टवेयर के उपयोग के अधिकार को कॉपीराइट कहा जाता है। नहीं, कॉपीराइट नहीं कहते, ये बेसिकली हम लाइसेंस बोलते हैं जब हम बात सॉफ्टवेयर भी करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो इसलिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो गया, नाइदर वन नॉर टू, यानी कि कोई सा भी इसमें ठीक नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे
पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मन पूरा मेलोडी मेलोडी हो गया होगा, है ना। तो प्रॉपर टर्म है जो राइट टू यूज सॉफ्टवेयर इज नॉट कॉपीराइट बट लाइसेंस, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन ये है, देखिए ये क्वेश्चन है द स्टेटमेंट द स्टडी डिजाइन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट और मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर टू। अभी हमने आईटी और आईसीटी में क्लासिफाई किया था, तो इसमें आईटी के बारे में ही सारी ये बातें थी, है ना, कि कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणालियों विशेष रूप से सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों और कंप्यूटर हार्डवेयर का अध्ययन डिजाइन विकास कार्यान्वयन समर्थन या प्रबंधन को संदर्भित करता है, किसको, सूचना प्रौद्योगिकी को। अभी हम बात कर रहे थे। तो अब आपके दिमाग में आईसीटी और आईटी का कंसेप्ट क्लियर है, आईटी एक्ट क्लियर है, आईटी एक्ट का अमेंडमेंट क्लियर है, ये बातें आई थिंक आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब बात करते हैं, ये यहां से हर बार क्वेश्चन आता है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के बारे में बात करते हैं। सिंक्रोनस को अगर हिंदी में बात करें तो बोलते हैं तुल्यकालिक, यानी कि एक ही समय, है ना। लाइव यानी कि रियल टाइम, है ना। तुल्यकालिक, जैसे मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूं तो लाइव को रियल टाइम में बात हो रही है तो दैट विल बी सिंक्रोनस। क्रोनस यहाँ पे है टाइम और सिन मतलब समान, यानी कि समान समय में हमारी बातचीत हो रही है तो वो होगा सिंक्रोनस, रियल टाइम में। और एसिंक्रोनस को हिंदी में बोलते हैं अतुल्यकालिक। अतुल्यकालिक का मतलब क्या होता है, जहां पे डिले होता है और टाइम शिफ्टेड होता है। कहने का मतलब आप चीजों को लाइव ना देखो, रियल टाइम में ना देखो, रिकॉर्डेड देखो, तो वो होगा एसिंक्रोनस, यानी कि वहां पे समय का सिंक्रोनस या तुल्य नहीं है, अतुल्यकालिक है। तो ये एक तो डेफिनेशन होगी। यहाँ क्वेश्चन जो आता है वो बेसिकली क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्पल से, ठीक है। जैसे सिंक्रोनस कौन कौन सा है, तो सिंक्रोनस के बारे में बात करें तो लाइव टेलीविजन और रेडियो ब्रॉडकास्ट, जब लाइव की बात हो रही है यानी कि समान समय डिस्कशन हो रहा है, जिस समय स्पीकर है उस टाइम ऑडियंस, लाइव डिस्कशन है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो भी होती है वो बेसिकली लाइव होती है, चाहे जूम पे बात करें, गूगल मीट पे बात करें, तो ये एक रियल टाइम में होता है, सिंक्रोनस हो गया। फोन कॉल और वॉइस कॉल जो भी होती है हम बात करते हैं, रियल टाइम में बात होती है, सर वो मेरा जवाब नहीं देती तो वो अलग बात है, ठीक है। लाइव चैट रूम्स है ना, और इंस्टेंट मैसेज है जो तत्क्षण मैसेज है, एकदम फटाफट मैसेज वाली बात होती है, जैसे लाइव ही बैठा हो, लाइव ही हो, तो ये रियल टाइम में बात हो रही है, वो सिंक्रोनस है। और एसिंक्रोनस जो अतुल्यकालिक है उसके कौन कौन से एग्जाम्पल हो गया, जैसे रिकॉर्डेड वीडियोस देखते हो आप यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स पे रिकॉर्डेड देख रहे हो, या फिर ईमेल्स होती है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, वो एसिंक्रोनस है, वो इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए नहीं है, वो बेसिकली एसिंक्रोनस में आएगा। पॉडकास्टिंग हो रही है, रिकॉर्डेड होता है। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और ब्लॉग्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्कशन फॉर्म बहुत पूछा जाता है, ये भी एसिंक्रोनस है। यहाँ लिख के छोड़ देते हैं, जब कोई लाइव आता है तब, यानी इंस्टेंट रिप्लाई नहीं होता, तो डिस्कशन फॉर्म भी हो गया। अब उसमें अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें और आपसे ये पूछ ले कि एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में कौन सा ज्यादा फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल कौन सा है, आपका दिमाग में क्या आएगा, फ्लेक्सिबल मतलब लचीलापन, अपने अकॉर्डिंग आप देख सको, तो आप कहोगे जी एसिंक्रोनस। क्यों, क्योंकि बेसिकली क्या है, एसिंक्रोनस तो रिकॉर्डेड आप अपने हिसाब से देख सकते हो, जैसे रिकॉर्डेड सेशन आप देखते हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी किसमें होगी, एसिंक्रोनस में। लाइव वाले में, सिंक्रोनस में आपको उसी समय लाइव आना पड़ेगा ना, तो फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में मिल जाएगा, एसिंक्रोनस में फ्लेक्सिबल है ये, है ना, यानी कि लचीलापन है इसमें, क्योंकि आप अपने हिसाब से चीजों को देख सकते हो एसिंक्रोनस में, है ना। और बेसिकली अगर ज्यादा इंटरेक्टिव फ्लो की बात करते हैं तो सिंक्रोनस में ज्यादा होता है, ज्यादा इंटरेक्शन, है ना, क्योंकि आप सेम टाइमिंग आपका कोई डाउट है तो डिस्कस हो सकता है। तो ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस या तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक की बात होगी। इसके एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब आप कंप्यूटर के बारे में हम बात करते हैं। अगर सिलेबस में जाते हैं आईसीटी के ना, तो इस तरह से चीजें डिफाइन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन यहीं से आता है। जैसे अगर हम कंप्यूटर की बात करेंगे तो एक एक चीज से बात स्टार्ट करेंगे। इनपुट क्या चीज होती है, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है, इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटपुट के बारे में इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सीयू कंट्रोल यूनिट, एएलयू के बारे में बात करेंगे। जैसे हम सीपीयू के बारे में बात करेंगे ना, जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में बात करेंगे। मेमोरी के बारे में जब रैम और रोम के बारे में बात करेंगे, अरे रोम में बसने वाला परमानेंट हो जाता है ना, वो वाली बात करेंगे।
मोबो मदरबोर्ड के बारे में बात होगी। बूटिंग के बारे में हम बात करेंगे, कोल्ड और वार्म बूटिंग के बारे में जो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और कंप्यूटर वायरस या फिर मालिशियस सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात करेंगे, मालिशियस सॉफ्टवेयर जिसको हम मालवेयर बोलते हैं, और इसमें बहुत सारे चीजों के बारे में बात करेंगे। वॉर्म्स क्या है, ट्रोजन हॉर्स क्या है, स्पाईवेयर क्या है, वायरस क्या है, इसके बारे में बात होगी। लैंग्वेज के बारे में बात होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जब कंप्यूटर बेसिकली सॉफ्टवेयर के बारे में बात होती है तो बात करते हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, बात करते हैं कि एक सॉफ्टवेयर उसके या इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके या यूटिलाइज सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके बारे में बात होगी। और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि कैसे कैसे जैसे माइक्रो मिनी क्या क्लासीफाई है, ये बात होगी। तो ये चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजों को आपको अच्छे से सुनना है। तो चलो बात करते हैं इनपुट के बारे में, और आपको मैं बता दूं इनपुट के ये एग्जांपल्स है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इधर आउटपुट के एग्जांपल्स लिखे हैं। इनपुट आपको पता है जहां हम इनपुट देते हैं, जैसे कीबोर्ड में आपने लिखा टाइप किया तो वो इनपुट ले रहा है ना, माउस है वो इनपुट ले रहा है अंदर क्लिक करके, ठीक है। जैसे प्रिंटर है वो बाहर दे रहा है, वो आउटपुट हो गया, ऐसे समझिए, ठीक है। तो इनपुट के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो गए, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, टच स्क्रीन। ये टच स्क्रीन को आप बोथ में भी रख सकते हैं, है ना, क्योंकि टच करते हैं, इनपुट देते हैं और उसी स्क्रीन पे हमें आउटपुट मिलता है। तो अगर बोथ का आ जाए तो बोथ में भी हम जा सकते हैं टच स्क्रीन में। अगर एक सेलेक्ट करना हो तो हम इनपुट, क्योंकि हम बेसिकली क्या होता है टच करते हैं, इनपुट दिया और वो स्क्रीन पे हमें दिख रहा है तो आउटपुट हो गया। लाइट पेन हो गया, डिजिटाइजर, डिजिटाइजर जो डिजिटल फॉर्म में बदलता है, याद रखना ये एग्जाम्पल ऐसे हैं जो कंफ्यूज करेंगे आपको। स्कैनर, स्कैनर होता है वो इनपुट होता है, आउटपुट मत कर देना, स्कैन करते हैं ना वो इनपुट ले रहा है, ठीक है। स्कैनर हो गया। MICR इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, दिस इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OMR जिसको हम ऑप्टिक मार्क रीडर बोलते हैं, OMR शीट भरते थे ना, ठीक है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है। बार कोड रीडर है, जब आप बेसिकली जाते हो मॉल वगैरह में, है ना, तो बार कोड रीडर होता है ना वो, तो वो इनपुट ले रहा होता है उस इंफॉर्मेशन को। और माइक्रोफोन जो माइक होता है, बेसिकली माइक, स्पीकर की बात नहीं कर रहा, माइक की बात कर रहे हैं, माइक ये इनपुट ले रहा है ना, तो माइक्रोफोन या माइक। और वेब कैमरा, जो ये सामने वेब कैमरा लगा हुआ है, कैमरा तो इनपुट ले रहा है ना, लेकिन स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन आउटपुट हुआ लेकिन कैमरा तो इनपुट हुआ ना। तो ये आप चीजें ध्यान रखना, दीज आर इनपुट यूनिट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर PYQs देखते हो तो आपको पता है कि यहाँ से नॉर्मली क्वेश्चन उठ के आ ही जाते हैं। और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करें, जैसे प्रिंटर है, ठीक है ना, प्रिंटर आउटपुट हो गया। प्लॉटर, यूं मान लीजिए बड़ा प्रिंटर है जिसमें बहुत बड़े ग्राफिक्स वगैरह निकालते हैं, वो हो गया। स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर होना आउटपुट मिलता है। और मॉनिटर ये जो मॉनिटर है आउटपुट हो गया। और COM इसका तो फुल फॉर्म में ही आउटपुट आ रहा है, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म। वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, वॉइस का रिस्पॉन्स देने वाला, जैसे स्पीकर वगैरह है। और हेडफोन, ठीक है, मॉर्निंग वॉक पे जाते हो ना ये ओढ़ के हेडफोन, ये सब, हाँ सर हम जाते ही नहीं, ठीक है। तो ये आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी बातें ध्यान रखनी है। अब अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, यहां से भी अब आपने देखा होगा क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। तो इसके जैसे ये क्या होते हैं, स्मॉल, लो कॉस्ट एंड सिंगल यूजर डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, यानी कि छोटे होते हैं। ये बेसिकली जो हमने क्लासिफाई किया है कंप्यूटर का, ये ऑन द बेसिस ऑफ साइज, बेसिस ऑफ यूज, बेसिस ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पे करेंगे, उस बेस पे है ये। तो सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। स्मॉल है, लो कॉस्ट है, सिंगल यूजर होते हैं डिजिटल कंप्यूटर, तो बहुत बेसिक। उसके बाद सेकंड पे आता है मिनी कंप्यूटर, जैसे इसके एग्जांपल है DEC, PTP एंड वैक्स सीरीज, IBM 8000 सीरीज, दीज आर मिनी कंप्यूटर्स। उसके बाद है मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिसमें जिनका स्पीड होता है वो किस में होता है, MIPS में होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, इट्स अ इंपॉर्टेंट मेन फ्रेम कंप्यूटर। उसके बाद आपको पता है सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर में जो स्पीड होता है वो फ्लॉप्स में होता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। अब आपको मुझे एग्जाम्पल बताने हैं, और इंडिया का सबसे पहला कौन सा सुपर कंप्यूटर है आपको ये बताना है। आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, कैसा आपको लेक्चर लग रहा है, और ऐसे चाहिए क्या, तो आप कमेंट करके बताइए और रिस्पॉन्स करिए, तभी हम बात कर पाएंगे ना, मुझे लगेगा कि वी आर डूइंग समथिंग बेटर, है ना, तभी बात होगी। इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है और लेटेस्ट कौन सा है, ये मुझे बताइए इंडिया का। और एक सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का बता दीजिए अभी कौन सा है, वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ये आपका होमवर्क है, होमवर्क करते रहिए साथ साथ, क्योंकि देखो सबको मिलके काम करना पड़ेगा,
तभी तो बात बनेगी। उसके बाद हम बात करते हैं, आप ईमेल में देखते हो ना सीसी बीसीसी और टू, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ तो ऐसे आता है ना, जैसे आप ईमेल करते हो तो यहाँ टू होता है, ठीक है ना, यानी कि जिसको आपको मेल भेजना है उसका, और यहाँ देखो लिखा होता है सीसी बीसीसी, यानी कि सीसी का मतलब है कार्बन कॉपी, सीसी का मतलब क्या होता है कार्बन कॉपी, और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। इसमें एक चीज याद रखनी है और क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा मैं। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये खुल जाएगा, यहाँ पे टू है, यहाँ सीसी है, यहाँ बीसीसी है, यहाँ क्या सब्जेक्ट है, किसके बारे में आप भेज रहे हो, और अटैच करके भी भेज सकते हो कोई फाइल यहाँ से, ये सारा मेल आपने की होगी। तो आप देखो कार्बन कॉपी क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल आपने किसी से काम करवाना है ना, किसी आप यूनिवर्सिटी में हैं और यूनिवर्सिटी में आपने किसी से काम करवाना है, आपको क्लरिकल डिपार्टमेंट में है और आपको बोला गया है कि इनसे ये मेल करनी है, तो आपको क्या करना है कि पहले तो उसको डायरेक्ट जिससे काम करवाना है उसका तो टू में एड्रेस आ जाएगा कि मुझे इससे काम करवाना है, ठीक है। मान लो एक्स नाम से काम कराना है, x@gmail.com, इससे आपको काम करवाना है, इसको आपने इसका एड्रेस लिख दिया। लेकिन कार्बन कॉपी आप उनको भी भेजोगे, जैसे आपने कई बार देखा होगा अटैच की ये कार्बन कॉपी इसके पास गई है, आपने रजिस्ट्रार को भी भेज दी, आपने वीसी साहब को भी भेज दी, आपने अदर प्रोफेसर्स को भी भेज दी, तो इससे कंफर्म हो जाता है कि आपने ये मेल कर दी है, और उसको भी लगेगा कि अच्छा यार इनको भी मेल चली गई है, तो टू को भी लगेगा, क्योंकि टू वाला सीसी को भी देख सकता है, यानी कि कार्बन कॉपी किसको गई है, और कार्बन कॉपी वाले टू को भी देख सकते हैं कि किस किस ये मेल इसके पास चली गई है। बीसीसी में अदर को भेज सकते हो, बल्क में आप जब बड़ी कंपनी होती है बल्क में भेज सकते हो, ठीक है ना, कि ये क्योंकि उसको और चीजों से काम लेना हो तो पता लग जाए ये काम होना है। तो जो बीसीसी के अंदर जितने भी एड्रेस होते हैं, यहां ध्यान से सुनना, जो बीसीसी वाले होते हैं ना, जिनका एड्रेस ब्लाइंड कार्बन कॉपी में लिखा होता है, बीसीसी वाले टू को देख सकते हैं, बीसीसी वाले, ठीक है ना, और सीसी वाले को भी देख सकते हैं। जो बीसीसी है, जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में जिनको एड्रेस लिखा हुआ है, वो टू को भी देख सकते हैं और सीसी को भी देख सकते हैं। लेकिन सीसी एंड टू वाले, जो सीसी और टू वाले हैं, वो बीसीसी को नहीं देख सकते, ये खुद ब्लाइंड नहीं है, इनको कोई नहीं देख सकता। ये क्वेश्चन, ये यहीं से क्वेश्चन आता है। और बीसीसी में आपस में जो लिखा हुआ होता है, यानी कि बीसीसी मान लो हमने दो एड्रेस लिखे हैं, तो दोनों को एक दूसरे को भी नहीं देख सकते। तो फाइनली एक बार उस स्लाइड पे आ जाइए जहां आपको बिल्कुल कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं। जैसे आपने जो टू फील्ड में है, तो टू फील्ड वाला किसको देख सकता है, टू वाला, है ना, टू जिसमें लिखा है, तो टू वाला वो किसको देख सकते हैं, जिस टू के अंदर और कोई एड्रेस लिखा है उसको भी देख सकता है। याद रखना, टू वाला टू को देख सकता है, यानी कि टू वाले में और कोई भी एड्रेस लिखा है उसको भी देख सकता है, और बेसिकली ये सीसी को भी देख सकता है टू वाला, लेकिन ये बीसीसी को नहीं देख सकता। टू वाला बीसीसी को, दे कांट सी एनीवन इन द बीसीसी फील्ड, यानी कि टू वाला बीसीसी को नहीं देख पाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। अब हम कार्बन कॉपी वाले को चलते हैं। कार्बन कॉपी वाले जो उसमें और सीसी में लिखे हैं उसको आपस में देख सकते हैं, और कार्बन कॉपी वाले टू को भी देख सकते हैं, यानी कि सीसी वाले टू को भी देख सकते हैं और सीसी वाले आपस में भी देख सकते हैं, लेकिन दे कांट सी एनीवन इन द बीसीसी फील्ड, लेकिन सीसी वाले बीसीसी को नहीं देख सकते। तो हमने देख लिया, टू वाले भी बीसीसी को नहीं देख सकते, सीसी वाले भी बीसीसी को नहीं देख सकते, ठीक है। अब बात करते हैं बीसीसी किसको देख सकते हैं, है ना। अब ये बीसीसी वाले टू को देख सकते हैं, बीसीसी वाले, ध्यान रखना, बीसीसी वाले सीसी को भी देख सकते हैं, यानी कार्बन कॉपी को भी देख सकते हैं, लेकिन बीसीसी वाले आपस में जो नाम लिखे हैं, जैसे बीसीसी में 4 एड्रेस है, तो आपस में चारों को वो नहीं दिखेंगे, लिखा हुआ ना, दे कांट सी अदर पीपल हु वर आल्सो पुट इन द बीसीसी फील्ड। तो ये चीजें हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से, बहुत आराम से चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है, आ भी गई होगी। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है उसके बारे में मैं बात करूं। क्वेश्चन है, व्हाइल सेंडिंग ईमेल to differentiate among two CC and BCC field, which one of the following statement is true? एक ईमेल भेजते समय टू सीसी और बीसीसी फील्ड में विभेद करने के संबंध में कौन से कथनों में सही कौन सा कथन है? तो ये तीसरा फील्ड देखिए बिल्कुल सही है। रिसिपेंट्स इन द बीसीसी, यानी कि बीसीसी वाले फील्ड कैन सी द ईमेल एड्रेस दैट आर इन टू एंड सीसी, यानी कि बीसीसी वाले टू और सीसी को देख सकते हैं। बाकी पहले गलत क्यों है? ये कह रहा है जो टू वाला है वो बीसीसी को देख सकता है, गलत है। टू वाला टू को देख सकता है और सीसी को देख सकता है। दूसरा क्यों कह रहा है? सीसी वाला ये कह रहा है बीसीसी को देख सकता है, नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि बीसीसी वाला है ना जो वो सबको देख सकता है लेकिन आपस में नहीं देख सकता, लेकिन जो टू और सीसी वाले हैं वो बीसीसी को नहीं देख सकते, ये बस ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें सीसी फिर कह रहा है बीसीसी को देख सकता है, इसलिए गलत हो गया। आई थिंक ये बात बहुत आराम से आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। दिमाग में बीसीसी सीसी हो गया सर, सीसी सीसी, अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं, है ना, आराम से करो। चलो
आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं सीपीयू के बारे में, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको ब्रेन बोलते हैं कंप्यूटर का। जैसे हमारा ब्रेन काम करता है, सर हमारा तो करता ही नहीं है, तो आपका कंप्यूटर भी खराब हो गया है, ठीक है ना। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में अगर हम बात करें क्या क्या है, मेमोरी और स्टोरेज यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है और एएलयू है, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। अगर बात करें डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं सीपीयू के, तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, है ना। जैसे आपके ब्रेन के पार्ट कौन से हैं, कुछ याद है, मेमोरी है, कुछ कंट्रोल भी करते हो और कुछ लॉजिक, है ना, जो चीजों को प्रोसीड करता है। तो ये सारी चीजें ही सीपीयू में होती है। मेमोरी यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होता है और एएलयू होता है ना। ये ध्यान रखना। और मेन चीज पे लेके चलता हूं आपको, जहां से क्वेश्चन बनता है कि ये जो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है सीपीयू, ये क्या काम करता है। तो याद रखना, फैच करना, डिकोड करना और एग्जीक्यूट करना आर द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। किसी भी कंप्यूटर का जो सीपीयू है, उसका फंडामेंटल जो काम है क्या है, मौलिक काम क्या है या फंडामेंटल फंक्शन क्या है, फैचिंग, डिकोडिंग और एग्जीक्यूट, और फाइनली स्टोरेज होता है। ये सीक्वेंस याद रखना। सबसे पहले क्या होता है, फैचिंग होता है, यानी कि द फर्स्ट सीपीयू गेट्स द इंस्ट्रक्शन, दैट मीन्स बाइनरी नंबर दैट आर पास फ्रॉम रैम टू सीपीयू। अब आप रैम मेमोरी है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यहां से चीजें सीपीयू के पास जाती है कि ये चीज करिए, यानी कि वहां से रैम से वो इंस्ट्रक्शन लेता है। देखिए, द फर्स्ट सीपीयू गेट द इंस्ट्रक्शन, यानी कि जैसे आपके दिमाग में कोई चीज है, याद है, तो वो दिमाग में जाता है, अच्छा ये चीज है ये, क्योंकि दिमाग में तो बहुत सारी बातें हैं। मैं एग्जांपल, मैं आपसे पूछूं आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो, तो आपका आंसर क्या आएगा, है ना, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा हूं। लेकिन आपके दिमाग में क्या सिर्फ यूजीसी नेट है, बहुत सारी चीजें हैं, ये वो बात, लेकिन जवाब आपने क्या दिया, जो क्वेश्चन पूछा उसी का दिया ना। तो वैसे ही बहुत सारी चीजें हैं रैम के पास, तो इंस्ट्रक्शन जाएगी, ये करिए, फैचिंग करिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन है, फैच करना। द फर्स्ट सीपीयू गेट द इंस्ट्रक्शन, दैट मीन्स द बाइनरी नंबर दैट पास फ्रॉम रैम टू सीपीयू। उसके बाद होता है डिकोड करना। जब इंस्ट्रक्शन आ जाती है, व्हेन द इंस्ट्रक्शन इज इंटर्ड इनटू द सीपीयू, सीपीयू में जब इंस्ट्रक्शन आ गई, इट नीडेड टू डिकोड द इंस्ट्रक्शन। अब उसको डिकोड करता है कि ये इंस्ट्रक्शन क्या है। जैसे आपको मैंने पूछा आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके दिमाग में आया यूजीसी नेट आंसर देना, एकदम से डिकोड किया यूजीसी नेट, ठीक है। तो वही बात है, व्हेन द इंस्ट्रक्शन इज इंटर्ड इन द सीपीयू, इट नीड्स टू डिकोड द इंस्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म भी पूछा गया है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। द प्रोसेस ऑफ डिकोड बिगिंस, शुरू हो गया, और फिर फाइनली एग्जीक्यूट कर रहे हो, निष्पादित कर रहे हो, यानी कि आफ्टर डिकोड स्टेप द इंस्ट्रक्शन आर रेडी टू एग्जीक्यूट। अब रेडी है एग्जीक्यूट करने के लिए, है ना। और फाइनली जो चीजें आई है उसको स्टोर करते हो, आफ्टर एग्जीक्यूट स्टेप द इंस्ट्रक्शन आर रेडी टू स्टोर इन द मेमोरी। ये बातें हैं, और ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर। क्या तुम्हें याद है? हाँ सर हमें याद है, ये याद रखना, ठीक है। ये नोट, इस नोट को नोट की तरह संभाल के रखो। क्या है नोट? द मेन फंक्शन ऑफ सीपीयू, अगेन उसी चीज को समराइज करते हुए, द मेन फंक्शन ऑफ द सीपीयू इज टू फैच द डाटा फ्रॉम द मेन मेमोरी, या मेन मेमोरी का मतलब है रैम, है ना, फ्रॉम द मेन मेमोरी, प्रोसेस इज अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम and execute it to return the necessary output data, along with that it also store the data। ये पूरा सीक्वेंस जो पीछे पड़ा हुआ आ गया ना, सीपीयू का मुख्य कार्य मुख्य मेमोरी से डेटा लेना, उसे प्रोग्राम के अनुसार प्रोसेस करना और आवश्यक आउटपुट डेटा वापस करने के लिए उसे निष्पादित करना है। इसके साथ ही यह डेटा को भी स्टोर करता है। ये बात याद रखोगे याद। चलो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, है ना, आगे बात करते हैं। चलो आगे क्या हुआ, अब ये क्वेश्चन से कंसेप्ट को समझेंगे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट कंप्यूटर मेमोरी टाइप फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट स्पीड, है ना। अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, जल्दी मत करना, उससे फिर आंसर करेंगे। मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं, एक त्रिभुज बनाया, क्या बनाया, घर नहीं त्रिभुज बनाया, उसके ऊपर हमने सीपीयू बिठाया, ये सीपीयू है, ये कौन है, सीपीयू है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसके बिल्कुल पास यहाँ पे रजिस्टर मेमोरी है, कौन सी मेमोरी है, रजिस्टर मेमोरी है। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी है, ठीक है, कैश मेमोरी आ गई। उसके बाद यहाँ पे रैम या मेन मेमोरी है, कौन सी है, मेन मेमोरी, या फिर इसको बोल दें रैम बोल देंगे, या प्राइमरी मेमोरी बोल देते हैं। उसके बाद, है ना, उसके बाद आ गया सेकेंडरी मेमोरी, यहाँ पे आ गया सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी।
ठीक है, ये सेकेंडरी मेमोरी। अब मुझे ये बताओ सीपीयू के सबसे पास कौन सा है? सीपीयू के एकदम पड़ोस में कौन बैठा है? सीपीयू के सबसे पड़ोस में बैठा है जी, हमारे रजिस्टर जी बैठे हैं। तो सबसे पहले सीपीयू के पास कौन पहुंचेगा? जो सबसे पास है। सर इसका झगड़ा हो गया, मशीनों में नहीं होता झगड़ा, हम में होता है, ठीक है ना? ऐसे नहीं है कि अब वहां जाके झगड़ा करोगे, मशीन तो जो है वो है। तो सीपीयू है, उसके एकदम पास रजिस्टर मेमोरी है, तो स्पीड भी उस पे पहुंचने की रजिस्टर की सबसे ज्यादा होगी, सबसे पहले रजिस्टर मेमोरी पहुंचेगी। यानी कि स्पीड की बात करें तो सबसे ज्यादा स्पीड रजिस्टर की हो गई, ये स्पीड की बात कर रहा हूं। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में क्या है देखिए दोबारा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट कंप्यूटर मेमोरी टाइप फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट स्पीड। तो लोवेस्ट स्पीड यहाँ किसकी है देखिए, सेकेंडरी की। तो लोवेस्ट स्पीड किसकी होगी? सेकेंडरी स्टोरेज। उसके बाद किसकी स्पीड है? मेन मेमोरी की। उसके बाद किसकी स्पीड है? कैशे मेमोरी की। यानी कि यहाँ पे लोवेस्ट से हाईएस्ट जाना है, सबसे कम स्पीड, फिर उससे ज्यादा स्पीड, फिर उससे ज्यादा स्पीड, और फिर सबसे ज्यादा स्पीड किसकी आ जाती है हमारे पास? रजिस्टर मेमोरी की, अगर ऑप्शन में होता। ये तो है स्पीड का। अगर यही क्वेश्चन आपको स्टोरेज का पूछ ले तो स्टोरेज का जस्ट उल्टा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जो सेकेंडरी मेमोरी है, जो सेकेंडरी स्टोरेज है, वो मैक्सिमम होता है टीबी में होता है। स्टोरेज की बात करें तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि अगर रजिस्टर की बात करें तो कुछ केबी में होगा, फिर कैसे की एमबी में हो जाएगा, मेन मेमोरी जीबी में हो जाएगा रैम, और सेकेंडरी मेमोरी टीबी में हो जाता है। तो स्टोरेज इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां दोनों चीजें आपको आई थिंक क्लियर हो चुकी है, स्पीड और स्टोरेज की। अब बात करते हैं, जैसे इसी से रिलेटेड एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया, कैसे मेमोरी इज फास्टर देन रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी से ज्यादा फास्टर है वो कैसे मेमोरी है। और ये बात हमने देखी भी है अभी डायग्राम में, कैसे मेमोरी रैम से ज्यादा पास है तो फास्टेस्ट है। अभी देखा है ना हमने, देखिए कैसे मेमोरी यहाँ पे रैम से पहले है, मेन मेमोरी से, तो फास्ट है, ठीक है, सीधा सीधा दिख रहा है। चलो पहला स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन इसका सेकंड स्टेटमेंट देखिए, कह रहे हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी इज क्लोजर टू द प्रोसेसर देन द कैशे मेमोरी। आप बताइए, रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम ज्यादा पास है या कैशे ज्यादा पास है? कैशे ज्यादा पास है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट कह रहा है कि रैम ज्यादा पास है, तो ये गलत हो गया। यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज द करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में हम टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात करते हैं, तो हम ब्रॉडली दो भाग में बांट दिया, एक हो गया रैम और एक हो गया रोम, ठीक है ना। और रैम को फिर क्लासिफाई कर दिया एस रैम में और डी रैम में, ठीक है। और रोम को भी किया पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, एक एक चीज जुड़ रही है आगे। यहाँ पी रोम है, ये पी रोम के साथ ई और जोड़ दिया ई पी रोम, अब ई पी रोम के साथ ई और जोड़ दिया ई पी रोम, ये है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। रैम, इनमें एक बेसिक चीज पढ़ लेते हैं, आपसे पूछ लेते हैं कि विच वन इज वोलेटाइल, यानी कि जैसे ही वोलेटाइल का मतलब है जैसे ही पावर ऑफ होती है उड़ जाती है, ऐसी कौन सी मेमोरी होती है? तो रैम, रैम है वो वोलेटाइल है ना। क्या है? रैम है वो वोलेटाइल है, या यूं कहें ये टेम्पोरेरी है, टेम्पोरेरी है, यानी कि ये जैसे ही पावर ऑफ होती है तो उड़ जाती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और रोम होता है जो रोम रोम में बस गया, वो तो परमानेंट हो गया ना। रोम रोम में होता है वो परमानेंट होता है, टेम्परेरी नहीं होता। पहली बात तो ये, क्योंकि पावर ऑफ होने के बाद भी ये रहता है, तो रोम परमानेंट होता है, तो नॉन वोलेटाइल होता है। ये सीधा सीधा आपको याद रखना है। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का मतलब समझ गए ना, कि पावर ऑफ होते ही उड़ जाए वो वोलेटाइल, पावर ऑफ होते ही ना उड़े वो नॉन वोलेटाइल। अब इसका जो क्लासिफिकेशन है वो हम पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले रैम की बात करें तो रैम में एस रैम है और डी रैम है, तो चलो इसको क्लासिफाई करते हैं। और ये पूछा जाता है, अगर एस रैम की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या है? S4 है स्टेटिक, क्या है? स्टेटिक। रैम की फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और डी रैम का है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर इसमें ज्यादा एक्सपेंसिव की बात करें तो कौन सी है? एस रैम ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये डी रैम से ज्यादा फास्टर है, और ये ज्यादा पावर यूज करती है कंपैरेटिवली डी रैम, और ये ज्यादा पावर यूज करेगी तो हीट भी ज्यादा जनरेट करेगी कंपैरेटिवली डी रैम, ये याद रखना है।
और डी रैम है वो कंपैरेटिवली एस रैम के इनएक्सपेंसिव है, स्लोअर है देन एस रैम। डी रैम जो है लेस पावर यूज करता है और जब हीट यूज करेगा तो जनरेट करेगा वो भी लेस हीट जनरेट करेगा। ये एस रैम और डी रैम के बारे में बातें हैं। अब हम बात करते हैं रोम के बारे में, जो रोम रोम में बस गया परमानेंट की बात करते हैं। अब यहाँ पे पी रोम का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम का तो फुल फॉर्म पता ही है, यहाँ पी का मतलब है प्रोग्रामेबल। अब ई पी रोम में पी रोम की तो वही सीधा सीधा वही हो जाएगी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई का मतलब है यहाँ इरेजेबल और यहाँ पे ई पी रोम का तो वही हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। यहाँ ई का मतलब इलेक्ट्रिकली हो जाएगा। एक एक चीज ऐड हो रही है इसमें। जो याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो पी रोम होता है ना, ये एक बार अगर आपने प्रोग्राम कर दिया ना, है ना, इसमें आप किसी भी तरह का चेंज नहीं कर सकते, कांट बी चेंज्ड। एक बार हमने प्रोग्राम बना दिया पी रोम में, वो जनरली हम चेंज नहीं कर सकते। जबकि ई पी रोम में जैसे नाम लिखा हुआ है ना इरेजेबल, तो आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ कैसे इरेज होगा प्रीवियस डाटा? बेसिकली प्रीवियस डाटा यूज ऑफ यूवी लाइट, यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज करके आप इरेज कर सकते हो ईपी रोम में प्रीवियस डेटा को। ये ध्यान रखना है। ये पूछते हैं कि ईपी रोम में क्या यूज किया जाता है और प्रीवियस डाटा को रिमूव करने के लिए, यूवी लाइट का। और ईईपी रोम में इलेक्ट्रिकल फील्ड दिया जाएगा, इसमें भी इरेज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे यूवी की जरूरत नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये इनके जो बीच में डिफरेंस है वो याद रखना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, नोट की तरह संभाल के रखो इसको, क्या है? लास्ट कमांड ऑफ रोम। ये पूछ लेते हैं व्हाट इज द लास्ट कमांड ऑफ रोम? टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज द लास्ट कमांड ऑफ रोम, टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सीधा सीधा पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर हम कुछ यहाँ स्टोरेज की बात करें, ये बहुत पूछा जाता है कि आपको लोअर से हायर स्टोरेज यूनिट पूछी जाती है। तो यहाँ पे बिट से शुरू होता है, बिट के अंदर सिंगल डिजिट होता है 1 या 0 सिंगल। उसके बाद है बिट, बिट के बाद है निबल, निबल के बाद है बाइट या ऑक्टेट, उसके बाद है किलोबाइट, उसके बाद है मेगाबाइट, उसके बाद है गीगाबाइट, उसके बाद है टेराबाइट, उसके बाद है पेटाबाइट, उसके बाद है एक्साबाइट, उसके बाद है जेटाबाइट, उसके बाद है योटाबाइट। यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यहाँ स्टोरेज बढ़ता हुआ जा रहा है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट और इजी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि आप बताइए कि स्टोरेज का विच सीक्वेंस इज द करेक्ट सीक्वेंस, ये आपसे पूछा जाता है। तो ये तो रट लो, 2 नंबर पक्के रटा लो, याद कर लो, ठीक है। अब हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं। नेटवर्क यानी कि आपस में 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर जुड़ा होना, जाल बिछा दो। नेटवर्क, नेटवर्क का ही पार्ट है इंटरनेट, है ना, बेसिकली, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन जब जुड़ जाता है नेटवर्क तो वो इंटरनेट हो गया। इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, वीपीएन। मुझे फुल फॉर्म बताओ वीपीएन की क्या होती है, अभी बताओ, प्लीज बताओ। वीपीएन, नेटवर्क लैन, WAN, वैन, W लैन, पैन, मैन, कैन, सैन। अब आपसे मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, मेरा भी इच्छा है कि मेरे साथ आप भी मेहनत करो तभी सिलेक्शन होगा। आप मुझे इन सब की ही फुल फॉर्म बता दो। आप प्लीज, रिक्वेस्ट है कमेंट में प्लीज बता दो, फिर मैं आपको इसका एक एक का फंक्शन बताऊंगा जब आप मुझे इन सब की फुल फॉर्म बता दोगे कमेंट करके। क्योंकि कमेंट करते हो तो लगता है कि हम मिलके पढ़ रहे हैं, नहीं तो लगता है कि वन वे हो रहा है, मैं बोल रहा हूं और आप बस सुन नहीं रहे, या सुन रहे हो तो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। और आपको पता है बेस्ट कम्युनिकेशन क्या होता है? जब फीडबैक होता है ना। और फीडबैक कैसे बोलोगे आप? मुझे कमेंट से, लाइक से ये बताओगे कि वी आर विद यू, है ना, और हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब हम आईपी एड्रेस की बात करें। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना। ये कैसे लिखा जाता है? ये एक यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर है, यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर है आईपी एड्रेस। इसके बारे में क्या याद रखना है? यानी कि दिस इज द इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना, कि कैसे कैसे चीजें हैं वो एक दूसरे से लिंक से भेजी जाएगी, आईपी एड्रेस होता है। इसमें क्या याद रखना है? इसके अंदर 4 सेक्शंस होते हैं। आईपी एड्रेस में कितने सेक्शन होते हैं? 4 सेक्शन।
जैसे ये एग्जांपल लिखा हुआ है, देखिए 128.35.0.72, तो ये 4 सेक्शन हो गया ना, 1 2 3 4, ऐसे आईपी एड्रेस में 4 सेक्शन होंगे। ईच सेक्शन इज 8 बिट लॉन्ग, हर एक सेक्शन 8 बिट का होगा, तो पूरा आईपी एड्रेस कितने बिट का हो गया? 32 बिट का हो गया पूरा आईपी एड्रेस, क्योंकि एक सेक्शन 8 बिट का है और ईच सेक्शन 0 से 255, यानी कि यहाँ पे जो सेक्शन दिख रहे हैं ये कोई भी वैल्यू, जैसे 128 है और ये है ना, ये 255 से ऊपर नहीं जाएगी, याद रखना, ये पूछा जाता है मैक्सिमम 255 और 0, यानी कि माइनस में भी नहीं जाएगी कोई वैल्यू, जैसे -1 हो रही है, क्योंकि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विच वन इज द करेक्ट आईपी एड्रेस, तो याद रखना है कि वो 4 सेक्शन में हो और यहाँ ऐसे ही डिफरेंशिएट हो पॉइंट में, ठीक है, उसमें कोई भी वैल्यू 255 से ऊपर ना हो और कोई भी वैल्यू 0 से नीचे यानी कि माइनस में ना हो, ये आपको देखना है, और वो सारी चीजें फुलफिल हो रही हो तभी वो आईपी एड्रेस है वो वैलिड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है हर बार। अब हम बात करते हैं वेब ब्राउजर और सर्च इंजन से। आपने ऐसा कोई पेपर नहीं देखा होगा जब आपसे ये ना पूछे कि विच वन इज द वेब ब्राउजर और कौन सा इसमें सर्च इंजन है। तो ये वेब ब्राउजर और सर्च इंजन होता क्या है? देखो, वेब ब्राउजर की बात करें, ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल्ड इन आवर डिवाइस, जैसे आपका गूगल क्रोम है, ये वेब ब्राउजर है, तो बेसिकली इसको हमने इंस्टॉल किया है ना, सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। जबकि सर्च इंजन है ए वेबसाइट और सर्विस लिविंग ऑन द क्लाउड, जो क्लाउड पे रहता है, जो एक सर्विस दे रहा है सर्चिंग के, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है। तो याद रखना है एग्जांपल्स क्या क्या है। वेब ब्राउजर के एग्जांपल है गूगल क्रोम, एप्पल सफारी, मोजिला फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एज, दीज आर द वेब ब्राउजर्स। याद रखना है, यहां बड़ा कंफ्यूजन गलत कराते हैं। सर्च इंजन में गूगल है, बिंग है, याहू है, डक डक गो है, बाइडू है, दीज आर सर्च इंजन्स। तो ऐसा कोई पेपर नहीं तो नहीं पूछा जाता, बार बार कह रहा हूं, है ना। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे कि फुल सपोर्ट फॉर इंटरनेट एक्सप्लोरर IE वर्जन 11 वॉज डिसकंटिन्यूड ऑन, यहाँ पे डेट भरना है, विद अल्टरनेटिव बिग माइक्रोसॉफ्ट एज IE compatibility mod for legacy sites that require it। इंटरनेट एक्सप्लोरर रूपांतर 11 को समाप्त कर दिया गया था। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एज है। तो आपसे पूछा था कब समाप्त किया गया, तो 15 जून 2022 को। याद रखना, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ये PYQ है। चलो आगे बात करते हैं। एक URL एड्रेस आता है ना, बेसिकली एक वेबसाइट का एड्रेस है ये। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि जो रिसोर्स है वो कहाँ लोकेट है, ये वेबसाइट का एड्रेस है। इसके अंदर प्रोटोकॉल होता है, सब डोमेन होता है, डोमेन नेम होता है, TLD यानी कि टॉप लेवल डोमेन होता है। ये मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। जैसे .in होता है, ये सब TLD है। .in है फॉर इंडिया, .gov है फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज, .edu है फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, .org होता है फॉर ऑर्गेनाइजेशन, .mil होता है फॉर मिलिट्री, .com होता है कमर्शियल बिजनेस के लिए, .net होता है नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे अपनी वेबसाइट है https www.swmg.in, ये कंप्लीट एक URL एड्रेस है, पूरा का पूरा ये एक URL एड्रेस है। इसको अगर सेग्रीगेट करके देखें तो जो HTTPS है, दिस इज द प्रोटोकॉल। क्या है? ये प्रोटोकॉल है। और यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है इसकी? S का पूछा गया था, तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, S फॉर सिक्योर है, ठीक है ना। आपको पता है ना, अपनी वेबसाइट है जहाँ पे हम पेपर 1, पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस एजुकेशन पढ़ते हैं, SWMG सक्सेस विद मुकेश गोयल, ठीक है ना। तो ये ऐड भी हो गई, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल है HTTPS, S का मतलब सिक्योर है, और www ये है ना, ये है एक सब डोमेन जिसको हम वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से, आपको पता है इसका फुल फॉर्म। डोमेन नेम क्या है? तो यहाँ SWMG है, ये एक डोमेन का नेम है, और .in है TLD, टॉप लेवल डोमेन है। और TLD मैंने आपको कई सारे बता दिए, ये है। तो किसी भी जो URL है उसमें क्या क्या है? प्रोटोकॉल होता है, सब डोमेन होता है, डोमेन नेम होता है और TLD होता है, ये आपको
ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ में आ गया। ये पूरा का पूरा जो https www.swmg.in ये पूरा URL है और इसको हमने टुकड़ों में भी पढ़ लिया। अब बात करते हैं आपसे यहां से जो फाइल एक्सटेंशन है, जैसे ऑडियो का कौन सा फाइल एक्सटेंशन है ये आपसे पूछते हैं। जैसे इमेज का अब की बार पूछा था कि कौन कौन से हैं, जैसे .jpeg, .jpg, तो ये ऑडियो का है फाइल एक्सटेंशन। तो इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ऑडियो का फाइल एक्सटेंशन है, कौन कौन सा है, ये सारे ऑडियो के फाइल एक्सटेंशन है। और ये इमेज फाइल के फाइल एक्सटेंशन है, .png, .ico, .gif, है ना। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ऑडियो का हो गया, इमेज का हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें वीडियो फाइल फॉर्मेट है, ये वीडियो फाइल फॉर्मेट है सारे के सारे, .flv, .avi, है ना, .mp4, ये पूछे जाते हैं, .mp4 ये वीडियो के हैं। और वर्ड प्रोसेसर के कौन कौन से हैं, .doc, .pdf, .txt, है ना, ये सारे के सारे वर्ड प्रोसेसर के फाइल फॉर्मेट है। ये भी फाइल फॉर्मेट के फाइल एक्सटेंशंस है, ये इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये स्क्रीनशॉट लेके एकदम आंख बंद करके चीजों को देखना। सर आंख बंद करके कैसे देखें? अरे एक बार देखे, मनन करना, आत्मचिंतन करना, तभी तो चीजें याद होगी ना, नहीं तो याद कैसे होगी। ठीक है, अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में बात करते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच है ना, आपसे कई बार पूछ लेते हैं ये क्या है, क्या डिफरेंस है इसमें। तो कंपाइलर ट्रांसलेट कोड फ्रॉम ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन, जावास्क्रिप्ट और गो इनटू मशीन कोड बिफोर द प्रोग्राम रन्स। क्या है, कंपाइलर एक प्रोग्राम चलाने से पहले उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा जैसे पाइथन, जावास्क्रिप्ट या गो से कोड को मशीन कोड में अनुवादित करता है। और इंटरप्रेटर में एन इंटरप्रेट ट्रांसलेट कोड रिटन इन ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन कोड लाइन बाय लाइन एज द कोड रन्स। ये लाइन बाय लाइन करता है और कंपाइलर एक साथ कर देता है, ये डिफरेंस है। यानी कि दुभाषा एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए कोड को कोड चलने के साथ साथ मशीन कोड में लाइन दर लाइन अनुवाद करता है। जैसे हमारे पीएम साहब है, जैसे हमारे मिनिस्टर साहब हैं, कोई भी कहीं जाते हैं तो एक वो रखते हैं ना दुभाषिया चेंज करने वाले, है ना, उस तरह से ये सब मशीनी बातें। लेकिन वो एग्जांपल समझिए, वो चेंज करके बताते हैं ना, ये बोल रहा है सर, वो कुछ और बोल दे, ये बोल रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद अब बात करते हैं इसके, हाँ देखिए, अब बूटिंग की बात करते हैं। एक होता है कोल्ड बूटिंग और एक होता है वार्म बूटिंग। बूटिंग क्या है, जब हम स्टार्ट करते हैं वो बूटिंग है। तो एक तरह से ऐसे सीधी भाषा में समझ लीजिए, कोल्ड बूटिंग होता है स्टार्टिंग कंप्यूटर फ्रॉम ए कंप्लीटली पावर्ड ऑफ स्टेट, यानी ये मेरा कंप्यूटर है और बिल्कुल बंद है, पावर ऑफ है, और इसको बटन दबा के मैं ऑन करता हूं, ये हार्ड बूटिंग या कोल्ड बूटिंग होती है। बिल्कुल बंद है, स्विच ऑफ है मेरा कंप्यूटर, और उस कंप्यूटर को मैं बटन दबा के हार्डवेयर यानी कि बटन दबा रहा हूं, और उसको फिर इसको कोल्ड बूटिंग कहते हैं या हार्ड बूटिंग कहते हैं, जब पूरा पावर्ड ऑफ होता है। और वार्म बूटिंग किसको कहते हैं, जब कंप्यूटर अपने आप कई बार फ्लक्चुएशन की वजह से रीस्टार्ट हो जाता है, तो वो होता है वार्म बूटिंग, है ना, विदाउट लूजिंग पावर कनेक्शन। जब रीस्टार्ट होता है तो उसको वार्म बूटिंग कहते हैं। तो अगर इनका कंपैरिजन करें तो कोल्ड बूटिंग में क्या है, पावर बटन से आपको दबा के ऑन करना पड़ेगा, ठीक है ना, कोल्ड बूटिंग में। और वार्म बूटिंग में रीसेट बटन और बाय प्रेसिंग कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट साइमल्टेनियसली ये हो जाएगा, परफॉर्म्ड, है ना। ये तो बेसिकली अगर बात करें कोल्ड बूटिंग तो फ्रीक्वेंटली काम करता है, हम ध्यान रखते ही है, जब हमारा बंद होता है तो ऑन करते हैं। और ये बहुत कॉमन नहीं है वार्म बूटिंग, कभी कभी हो जाता है फ्लक्चुएशन से। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है पोस्ट के बारे में, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, POST का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट किसमें होता है, जो कोल्ड बूटिंग होती है ना, जहां पे एकदम स्विच ऑफ होता है कंप्यूटर और बटन दबा के हम ऑन करते हैं, वहां पे पोस्ट होता है, यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, वार्म बूटिंग में नहीं होता। ये बात याद रखना है। और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, कोल्ड बूटिंग में ज्यादातर डाटा है वो इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन अगर बेसिकली अगर वार्म बूटिंग होती है, फ्लक्चुएशन होता है, उसके ऊपर रीस्टार्ट होता है, तो मे भी यहाँ पे डाटा कहीं लॉस हो सकते हैं।
है। तो ये कोल्ड बूटिंग यानी कि हार्ड बूटिंग या वार्म बूटिंग यानी कि सॉफ्ट बूटिंग के बारे में है। वार्म बूटिंग को सॉफ्ट बूटिंग भी बोल देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सॉफ्टवेयर उससे फ्लक्चुएशन से हो रहा है। और कोल्ड बूटिंग को हार्ड बूटिंग भी बोल देते हैं। ये बात समझ में आई क्या? उसके बाद मालवेयर या मालिशियस सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो मालवेयर या मालिशियस सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को हार्म करते हैं। यानी का मालिशियस सॉफ्टवेयर यानी कि ये अम्ब्रेला, इट इज ए अम्ब्रेला टर्म दैट इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ मालिशियस सॉफ्टवेयर लाइक ए वायरस, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म एंड स्पाईवेयर। यानी कि यह एक व्यापक शब्द है जिसमें सभी प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर जैसे वायरस, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म, स्पाईवेयर ये सब शामिल होते हैं। दीज आर कॉल्ड मालिशियस या मालवेयर सॉफ्टवेयर। हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स यूज मालवेयर टू डिस्टर्ब और डैमेज यूजर सिस्टम। यानी कि हैकर या साइबर अपराधी होते हैं किसी उपयोगकर्ता के सिस्टम को बाधित या क्षतिग्रस्त करने के लिए मैलवेयर का उपयोग करते हैं। तो आपसे पूछ लेते हैं व्हाट इज मालिशियस, व्हाट इज मालवेयर सॉफ्टवेयर, विच इज द एग्जाम, नीचे लिखे में से कौन सा मालिशियस सॉफ्टवेयर या मालवेयर है। तो वो जो सिस्टम को आपको हानि पहुंचाएगा वो सारा मालवेयर या मालिशियस सॉफ्टवेयर है। यानी कि मालवेयर या मालिशियस सॉफ्टवेयर एक अम्ब्रेला टर्म है उन सारे सॉफ्टवेयर के लिए जो हमारे सिस्टम के लिए हानिकारक है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में, जैसे हार्ड ड्राइव यानी कि एचडी या एचडीडी हार्ड ड्राइव डिस्क, उसका अपडेटेड वर्जन है एसएसडी यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, और फिर है ब्लू रे डिस्क। तो हार्ड ड्राइव है जो हार्ड डिस्क है, आपने देखा होगा कंप्यूटर भारी होते थे पहले और अब हल्के हो गए क्योंकि अब हार्ड ड्राइव की जगह एसएसडी आ गई। तो क्योंकि हार्ड ड्राइव जो स्टोरेज करता था वो परमानेंट स्टोरेज कहां करता था, इस पे एक मैग्नेटिक हेड होता है, चुंबकीय हेड होता है, उसकी वजह से ये हैवी होता है। जबकि जो एसएसडी है, जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है, ये इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस है। क्या है ये याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइसेस है। और ये एसएसडी है जो एचडी हार्ड डिस्क का अपडेटेड वर्जन है, और ब्लू रे डिस्क है बेसिकली जो बीडी है, ये ऑप्टिकल डिस्क डाटा स्टोरेज है। तो एक तो हो गया मैग्नेटिक हेड पे हार्ड डिस्क, एक हो गया इलेक्ट्रॉनिक फील्ड पे जैसे एसएसडी, और ब्लू रे डिस्क हो गया ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज फॉर्मेट। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनके क्लासिफिकेशन को बहुत प्यार से पढ़ना, स्टेटमेंट से क्वेश्चन हर बार आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है नंबर सिस्टम। जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, 0 और 1 यानी कि 2, दो हो गए ना, 1 2 है ना। और ऑक्टेल नंबर का हो गया 8 यानी कि 0 से 7, ठीक है। और डेसिबल नंबर का हो गया 10 यानी कि 0 से 9, है ना। अब मुझे हेक्साडेसिमल बताओ कि कौन कौन सा नंबर होगा, है ना, कौन लिखेगा हेक्साडेसिमल, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, क्या पूछ रहा हूं मैं, बाइनरी में बताया आपको 0 से 1 यानी कि 2 हो गए, 1 2। और ऐसी ऑक्टेल नंबर में 8 बेस है यानी कि 0 से 7, 0 से गिनना शुरू करना, तो ये 7 तक 8 हो जाएंगे। और डेसिमल नंबर 10 यानी कि बेस 0 to 9। ऐसे ही मुझे हेक्साडेसिमल में बताओ जिसका बेस 16 है, तो आप कैसे लिखोगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है। और अब हमें बात करनी होती है कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे चेंज करें, डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करें, ऑक्टल में कैसे करें, हेक्साडेसिमल में कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं और ये आपको सब बहुत बढ़िया लगा आईसीटी का लेक्चर, तो मुझे कमेंट करके पक्का बताइए, मैं हर यूनिट कैसे लेके आऊंगा। लेकिन डिपेंड्स ऑन योर कमेंट, डिपेंड्स ऑन योर कि आप कितना इंटरेक्ट करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं लगेगा कि वी आर डूइंग समथिंग फ्रूटफुल और नॉट, ये अच्छा है कि नहीं, मुझे कैसे पता लगेगा। तो आप मुझे बताइए सब अच्छा है, बढ़िया है, बहुत जबरदस्त है, मैक्सिमम लोग बताएंगे। और कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है ये बताइए, और कुछ होमवर्क दिया है वो भी आप मुझे करके दीजिए, तब बात बनेगी। अब मैं आपको बैच के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं। आपको पता है अपनी वेबसाइट है, दैट इज www.swmg.in। प्ले स्टोर में मोबाइल ऐप है SWMG, यहाँ पे कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं। या जून सेशन के लिए थ्योरी प्लस PYQ का बैच भी है, ओनली PYQ का बैच भी है, आपको विलिंग आप ज्वाइन करिए। दोनों माध्यम में ऐसी डिटेल में पढ़ते हैं। और पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस और एजुकेशन के भी एडमिशन ओपन है इसी सेशन के लिए भी। अगर आप विलिंग है तो फटाफट ज्वाइन करिए, फटाफट रिवीजन करिए और अच्छे से सिलेक्शन की तरफ दौड़िए। और अपने चित्त को शांत रखिए, खुश रहिए और बिना किसी टेंशन का बढ़िया से तैयारी लगे रहिए। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी बात हो, प्लीज कमेंट करके बताते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, टेक केयर, बी हैप्पी।